नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा, जिसका शीर्षक है झूठन। इस आत्मकथा की भूमिका और इसका भाग 1 पूर्ण हो चुका है। अगर आपने उसे नहीं सुना तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो के रूप में प्राप्त कर सुन सकते हैं। वैसे तो इस आत्मकथा में भाग नहीं है, परंतु अपनी पढ़ने की क्षमता के आधार पर मैंने भाग किए हैं। अब हम इसका भाग 2 शुरू करेंगे। जसबीर बाग डोगरा से अचानक खाली हाथ लौट आया था। रुपये पैसे तो दूर तक, तन पर ढंग का कपड़ा भी नहीं था। तीर्थ राम एंड कंपनी में इतने वर्षों काम करके भी उसके खाली हाथ थे। थक हार कर वह गांव में मेहनत मजदूरी करने लगा था। घर की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी। इसी बीच जनेसर की शादी भी हो गई थी। शादी में तेजा तगा से फिर रुपये उधार लेने पड़े थे। जसबीर को मामा ने देहरादून बुला लिया था। वह नगर पालिका देहरादून में सफाई कर्मचारी थे। 8-10 ठिकाने भी थे जहां साफ सफाई का काम करते थे। एक ही बेटा था, सुरजन। शुरू में जसबीर मामा का काम करता था। बाद में सर्वे ऑफ इंडिया में उसे पक्की नौकरी मिल गई थी। तनख्वाह तो ज़्यादा नहीं थी, फिर भी कुछ स्थिरता बन ही गई थी। एक बंधी बनाई आमदनी व्यक्ति को हौसला देती है, उसमें आत्मविश्वास पनपने लगता है। बरसात के दिन नरक से कम नहीं थे। गलियों में कीचड़ भर जाता था, जिससे आना जाना कठिन हो जाता था। कीचड़ में सुअरों की गंदगी भरी रहती थी, जो बारिश रुकने के बाद गंधियाने लगती थी। मक्खी मच्छर तो ऐसे पनपते थे जैसे टिड्डी दल। घर से बाहर निकलना दूभर हो जाता था। हाथ पैर गंदगी से भर जाते थे। पाँव में खारवे हो जाते थे। पैर की उंगलियों के बीच की जगह लाल लाल चकत्ते उभर जाते थे। उन खारवों में एक बार खुजली शुरू होती तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। महीनों रास्तों में कीचड़ और पानी भरा रहता था। पानी से निकलकर ही स्कूल जाना पड़ता था। हमारी बस्ती के इर्द गिर्द जोहड़ ज़्यादा थे। उनका पानी गलियों में भर जाता था। बस्ती में एक कुआं था। चंदा इकट्ठा करके कुएं को पक्का बना लिया गया था। कुएं की जगत और मुंडेर काफ़ी ऊंची थी। फिर भी बरसात के दिनों में कुएं के पानी में लंबे लंबे कीड़े हो जाते थे। उस पानी को पीना मजबूरी थी। तगाओं के कुएं से पानी लेने का हमें अधिकार नहीं था। 1962 के साल में खूब बारिश हुई थी। बस्ती में सभी के घर कच्ची मिट्टी से बने थे। कई दिन की लगातार बारिश ने मिट्टी के घरों पर कहर बरसा दिया था। हमारा घर जगह जगह से टपकने लगा था। जहाँ टपकता वहीं एक खाली बर्तन रख देते थे। बर्तन में टन टन की आवाज़ आने लगती थी। ऐसी रातें जाग जाग कर काटनी पड़ती थी। हर वक्त एक डर बना रहता था, कब कोई दीवार धसक जाए। कभी कभी अचानक ही छत में कोई बड़ा सुराख हो जाता था, जिसे बंद करना कठिन काम होता था। कच्ची मिट्टी के मकानों की गीली छत और दीवार पर चढ़ना किसी खतरे से कम नहीं होता था। ऐसी ही एक मूसलाधार बारिश की रात में हमारे घर की छत में एक सुराख हो गया था। छत पर चढ़ने का काम मुझे सौंपा गया था, क्योंकि परिवार में सबसे कम वजन मेरा ही था।
तेज बारिश, अंधेरी रात में कुछ सूझ नहीं रहा था। पिताजी के कंधे पर पाँव रखकर मैं छत पर चढ़ गया था। पिताजी नीचे खड़े मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे। संभल के मुंशी जी, पैरा जमा के, छत पर मत जाना, दीवार की तरफ ही रहना। मेरे एक हाथ में बड़ा सा मिट्टी का डेला था, दूसरे हाथ से सुराग को ढूंढ रहा था। अंधेरे में पिताजी लगातार बोल रहे थे, मुंशी जी, मिला गड्ढा। आखिर सुराग ढूंढने में मैं सफल हो गया था। ढेला रखकर उसे बंद कर दिया था। सुराग बंद करके वापस लौटना मुश्किल हो गया था। तेज बारिश में आंखें खुल नहीं पा रही थी। पिताजी की आवाज़ का अंदाज करके मैं धीरे धीरे वापस आ रहा था कि अचानक पाँव फिसल गया। क्षण भर को लगा कि मैं हवा में हूँ, लेकिन उस अंधेरे में भी पिताजी की अनुभवी आंखों ने मुझे देख लिया था और मैं उनकी मजबूत पकड़ में आकर संभल गया था। मेरी चीख सुनकर माँ भी बाहर आ गई थी, लेकिन मुझे सुरक्षित देखकर आश्वस्त हो गई थी। मैं ठंड से काँप रहा था। मुझे कपड़े से पोंछकर माँ ने चूल्हे के पास बैठा दिया था। उस रात हमारी बैठक का एक हिस्सा गिर गया था। माँ और पिताजी एक पल के लिए भी नहीं सोए थे। बस्ती में कई मकान गिर गए थे। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। पिताजी ने बाहर निकलकर ऊंची आवाज़ में पूछा था, मामू, सब ठीक तो है? उधर से मामू की आवाज़ भी उतने ही ज़ोर से आई थी, ठीक है, पिछवाड़े की कोठरी गिर गई है। सुबह होते ही बस्ती में भगदड़ मच गई थी। हर कोई सुरक्षित जगह की खोज में निकल पड़ा था। बारिश अभी भी जारी थी। बचे कुचे मकान किसी भी समय गिर सकते थे। पिताजी सुबह होते ही तगांव की तरफ चले गए थे। वे जल्दी ही वापस लौट आए थे। आते ही बोले, जल्दी करो, मामराज की बैठक खुलवा दी है। मैंने जल्दी जल्दी ज़रूरी चीज़ें समेट ली थी और हम लोग घर का सामान सिर पर रखे बारिश में भीगते हुए मामराज तगा की बैठक में आ गए थे। मामराज की बैठक बरसों से बंद पड़ी थी। उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता था। दीवारों का प्लास्टर तक उखड़ गया था, फिर भी वह पनाह सुरक्षित थी। मामराज तगा की बैठक में हमने अभी सामान रखा भी नहीं था कि हमारे पीछे पीछे 30-40 जन और आ गए थे। बाकी लोग कहीं दूसरी जगह चले गए थे। देखते ही देखते बैठक भर गई थी। चारों तरफ सामान ही सामान पड़ा था। खाने पकाने के बर्तनों के साथ ज़रूरत भर की चीज़ें थीं। बाकी सब वहीं छोड़ छाड़ कर आ गए थे। इतने लोग एक ही बैठक में समा गए थे। सबसे बड़ी समस्या थी चूल्हा जलाने की। ईंधन किसी के पास नहीं था। जो था वह बारिश में भीग गया था। तगांव के घरों से उबले मांग मांग कर चूल्हे जलाए गए थे। बैठक में एक साथ 8-10 चूल्हे बन गए थे। चूल्हे क्या, बस 3 ईंटों को जोड़कर चूल्हा बन गया था। किसी किसी की ईंट भी नहीं मिली तो ढूंढ ढांड कर पत्थर ही जुटा लिए थे। चूल्हों में उठते हुए धुएं ने बैठक का नक्शा ही बदल दिया था। उस धुएं में सांस लेना भी मुश्किल था। मर्दों की मंडली बैठक के बरामदे में जमी हुक्के गुड़गुड़ा रही थी। औरतें चूल्हों से जूझ रही थी। बच्चों की चीख पुकार ऐसी थी कि युद्ध सुनाई ही नहीं पड़ रहा था।
साँझ होते ही बैठक में अंधेरा गहरा गया था। दिया किसी के पास नहीं था, ना ही कहीं कोई डबरी या लालटेन थी। चूल्हों में जलती उपलों की आग अंधेरे से लड़ने का असफल प्रयास कर रही थी। ऐसे वातावरण में आपसी रंजिश भूलकर बस्ती के लोग एक छत के नीचे आ गए थे। जिसके पास जो था उसे बांटकर खाना चाहते थे। उस रात माँ ने चने उबाले थे नमक डालकर। यही था रात का हमारा खाना। उस रात उन चनों में जो स्वाद था, जो संतुष्टि थी, वैसी संतुष्टि मुझे 5 सितारा होटलों के खाने में भी नहीं मिली। उस रात किसी चूल्हे पर कोई सब्जी या दाल नहीं पकी थी। रोटी, प्याज और नमक, इससे आगे किसी के पास कुछ भी नहीं था। अगले दिन सुबह से लेकर दोपहर तक कोई चूल्हा नहीं जला था। बरसात ने फाकों की नौबत पैदा कर दी थी। जीवन जैसे पंगु हो गया था। लोग गांव भर में घूम रहे थे। कहीं से कुछ चावल गेहूं मिल जाए तो चूल्हा जले। ऐसे दिनों में उधार भी नहीं मिलता। दर दर भटक कर कई लोग खाली हाथ आ गए थे। पिताजी भी खाली हाथ ही आ गए थे। उनके चेहरे पर बेबसी थी। सगवा प्रधान ने अनाज देने की शर्त भी रख दी थी। अपने किसी लड़के को सालाना नौकर रख दो, बदले में जितना अनाज चाहो ले जाओ। पिताजी चुपचाप वापस आ गए थे, लेकिन माँ को मामराज तगा के घर से कुछ सेर चावल मिल गए थे, जिनसे थोड़ी राहत महसूस की थी हम सभी ने। कई रोज बाद भरपेट खाने का सिला बना था। माँ ने चावल उबालने के लिए चूल्हे पर एक बड़ा सा बर्तन चढ़ा दिया था। उसमें चावल तो कम थे, लेकिन पानी ऊपर तक भर दिया था। चावल उबलने की महक पूरी बैठक में भर गई थी। छोटे छोटे बच्चे ललचाई नजरों से चूल्हे की ओर देख रहे थे। चावल उबल जाने पर पानी अलग कर दिया था। उस पानी के 2 हिस्से कर लिए थे माँ ने। एक हिस्से को छौंक कर दाल की तरह बना लिया था और दूसरे हिस्से में से सभी बच्चों को एक एक कटोरी चावल का पानी पीने के लिए दे दिया था। इस उबले चावल के पानी को माड़ कहते थे। यह माड़ हम सबके लिए किसी दूध से कम नहीं था। जब भी चावल बनते थे, सभी खुश हो जाते थे। गरम गरम माड़ पीकर शरीर में स्फूर्ति आ जाती थी। बस्ती के पास जुलाहों के घर थे। शादी विवाह के मौके पर जब उनको घरों में दाल चावल बनते थे तो हमारी बस्ती के बच्चे बर्तन लेकर माड़ लेने दौड़ पड़ते थे। फेंक दिया जाने वाला माड़ हमारे लिए गाय के दूध से ज़्यादा मूल्यवान था। कई बार जुलाहे डांट फटकार कर भगाने की कोशिश भी करते थे, लेकिन बच्चे बेशर्म होकर खड़े ही रहते थे। माड़ पीने का लालच उन्हें डांट फटकार से ज़्यादा प्रिय था। माड़ में नमक मिलाकर पीने से अच्छा लगता था। यदि कभी कभार गुड़ मिल जाता तो माड़ का स्वाद लजीज हो जाता था। माड़ पीने की यह आदत किसी शौक या फैशन की देन नहीं थी। अभावों और फाकों से बचने की मजबूरी थी। फेंक देने वाली चीज़ हमारी भूख मिटाने वाली थी। एक बार स्कूल में मास्टर साहब द्रोणाचार्य का पाठ पढ़ा रहे थे। मास्टर साहब ने लगभग रुआंसा होकर बताया था कि द्रोणाचार्य ने भूख से तड़पते अश्वत्थामा को आटा पानी में घोलकर पिलाया था, दूध की जगह। द्रोण की गरीबी का दारुण
नक्शा सुनकर पूरी कक्षा हाय हाय कर उठी थी। यह प्रसंग द्रोण की गरीबी को दर्शाने के लिए महाभारतकार व्यास ने रचा था। मैंने खड़ा होकर मास्टर साहब से एक सवाल पूछने की धृष्टता की थी। अश्वत्थामा को तो दूध की जगह आटे का घोल पिलाया गया और हमें चावल का मार। फिर किसी भी महाकाव्य में हमारा जिक्र क्यों नहीं आया? किसी महाकवि ने हमारे जीवन पर एक भी शब्द क्यों नहीं लिखा? समूची कक्षा मेरा मुंह देखने लगी थी, जैसे मैंने कोई निरर्थक प्रश्न उठा दिया हो। मास्टर साहब चीख उठे थे, घोर कलयुग आ गया है, जो एक अछूत जबान जोरी कर रहा है। उस मास्टर ने मुझे मुर्गा बना दिया था। पढ़ाना छोड़कर बार बार मेरे चूड़े होने का उल्लेख कर रहा था। उसने शीशम की एक लंबी सी छड़ी किसी लड़के को लाने का आदेश दिया था। चूड़े के तू द्रोणाचार्य से अपनी बराबरी करे है, ले तेरे ऊपर मैं महाकाव्य लिखूंगा। उसने मेरी पीठ पर सटाक छड़ी से महाकाव्य रच दिया था। वह महाकाव्य आज भी मेरी पीठ पर अंकित है। भूख और असहाय जीवन के घृणित क्षणों में सामंती सोच का यह महाकाव्य मेरी पीठ पर ही नहीं, मेरे मस्तिष्क के रेशे रेशे पर अंकित है। अश्वत्थामा के प्रतिशोध की ज्वाला मैंने अनेक बार अपने भीतर महसूस की है, जो मेरी बेचैनी को बढ़ा देती है। बरस चावल के माड़ से बनी सब्जी खाकर अपने जीवन के अंधेरे तहखाने से बाहर आने का संघर्ष किया है। माड़ पी पी कर हमारे पेट फूल जाते थे, भूख मर जाती थी। यही गाय का दूध था हमारे लिए, यही था स्वादिष्ट भोजन भी, यही था दारुण जीवन की जिसकी दग्धता में झुलसकर जिस्म का रंग बदल गया है। साहित्य में नरक की सिर्फ कल्पना है। हमारे लिए बरसात के दिन किसी नारकीय जीवन से कम न थे। हमने इसे साकार रूप में जीते जी भोगा है। ग्राम्य जीवन की यह दारुण व्यथा किसी के कवियों को छू भी नहीं सकी। किसी भी विवत्स सच्चाई है। कितनी विवत्स सच्चाई है यह। उस वर्ष बस्ती के ज़्यादातर मकान गिर गए थे, जिन्हें खड़ा करने में महीनों लग गए थे। कोई अनुदान, कोई सहायता कभी उस बस्ती तक नहीं आई। बस अपने हाथों की शक्ति पर भरोसा था। सभी को टूटे फूटे घर फिर से खड़े हो गए। हर वर्ष यह कहानी दोहरा ली जाती थी। बरसात के थपेड़े रहे सहे मकानों को भी जर्जर कर देते थे। मेरे परदादा का नाम जहारिया था। उनके 2 पुत्र थे। बड़े का नाम था बुद्ध, जिसे सब बुद्धू कहते थे। छोटे का नाम था कुंदन। बुद्ध के भी 2 ही बेटे थे। बड़े सुगन चंद और छोटे का नाम था छोटन लाल, यानी मेरे पिता। सुगन के सिर्फ एक बेटी थी, जो रुड़की के पास पनियाले ब्याही थी। उनका पति घर जवाई बनकर रहता था। छोटन लाल के 5 लड़के, 2 लड़कियां थीं। सबसे छोटी लड़की सोमती 2-3 साल की थी, तभी गुजर गई थी। सुखबीर सबसे बड़े पुत्र थे। उसके बाद जगदीश, जो 18 वर्ष की आयु में ही गुजर गए थे। उससे छोटे जसबीर, फिर जनेसर और उनसे छोटा ओम प्रकाश।
यानी मैं। भाइयों में सबसे छोटा, मुझसे छोटी माया। कुंदन के 3 पुत्र हुए थे, मोहलड़, सोहलड़ और श्यामलाल। 2 बेटियां थीं। सबसे बड़ी का नाम था छोटी और सबसे छोटी श्याम। पिताजी और ताऊजी अलग अलग रहते थे। एक बार पिताजी ने एक पुराने बक्से से निकालकर कोर्ट का कागज दिखाया था, जिसमें लिखा था कि नीम के पेड़ वाला मकान सुगनचंद वल्द ने छोटन लाल वल्द को बेचा। नीचे गवाहों के दस्तखत थे तथा सरकारी मोहर लगी थी, यानी जिस मकान में हम रहते थे वह पिताजी ने सुगन ताऊ से खरीदा था। फिर पिताजी के हिस्से का मकान कहाँ गया? यह सवाल बार बार मेरे मन में उठता था, लेकिन पिताजी से पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। माँ से पूछने पर पता चला कि जिस घर में ताई रहती हैं वह पिताजी के हिस्से में आया था, लेकिन उस पर ताई ने कब्जा कर लिया था। माँ और ताई में इसी बात को लेकर हमेशा रंजिश रही। पिताजी और ताऊजी की शक्लें परस्पर मिलती थीं। एक सा कद, काठी रंग, मूछें, यहाँ तक कि चलना भी एक ही जैसा था। दोनों परिवारों की अनबन के बावजूद पिताजी और ताऊजी को कभी हमने लड़ते नहीं देखा। माया की शादी में दोनों परिवार एक बार फिर मिल गए। इस मिलाप में मैंने काफ़ी जद्दोजहद की थी। दोनों परिवारों का यह मेल सुखद था। छोटी बुआ जी चुड़ियाले गांव में ब्याही थी। जब भी आती थी घर भरा भरा दिखता था। वे सबकी चहेती थी। पिताजी अपनी चचेरी बहनों पर जान छिड़कते थे। फूफा जी और पिताजी में बेहद घनिष्ठ रिश्ता था। पिताजी ने अपने चचेरे भाई बहनों को कभी अलग नहीं समझा। छोटी बुआ जी की शादी का खर्च पिताजी ने ही किया था। बाद में श्यामो बुआ जी के गोने का खर्च भी पिताजी ने ही किया था। पिताजी के चचेरे भाई मोहल्लड़ का देहांत भी आकस्मिक ही हुआ था। उस समय उनकी उम्र रही होगी 20 से 22 वर्ष। शादी हो चुकी थी। पूरे परिवार में वे ही थे जो थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान रखते थे। उनकी कुछ किताबें कपड़े में लिपटी बैठक के आले में पड़ी हुई थी। आला काफ़ी ऊंचाई पर था। मैंने एक दिन किसी तरह आले से किताबें निकाल ली थीं। उनमें उर्दू और हिंदी की कहानियों की पुस्तकें थीं। मैंने उर्दू की किताबें तो वापस रख दी थीं, लेकिन हिंदी की पुस्तकें पढ़ डाली थीं। एक रोज़ माँ को पता चल गया था। उसने वह तमाम किताबें मुझसे छीनकर कहीं छुपा दी थी। बहुत ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिली। माँ को डर था चाचा का भूत कहीं मुझे सताने ना लगे। यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।